नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। देखो, टोटल 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक कंपाइलेशन वाला, जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन का जो इशू है ना, काफ़ी समय से चल रहा है। हिंदू में कोई अच्छा आर्टिकल नहीं आया तो 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके हम ये इशू डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। इसके अलावा हिंदू के 2 छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। एक तो देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से संबंधित और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, आज की जो डिस्कशन है ना, 2 पार्ट्स में होगी। एक पार्ट तो अभी आपके सामने है और एक बचा हुआ जो पार्ट है वो इवनिंग में आएगा। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन का इशू डिस्कस करें, कुछ बेसिक्स हम हमारे रिवाइज कर लेते हैं। डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में ये 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ए, बी और ये है सी। तो डिलिमिटेशन में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंसीज को, चाहे वो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी हो या फिर स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज को ना रीड्रा किया जाता है। जैसे ए का कुछ एरिया बी को दे दिया, बी का सी को दे दिया, ये सब होता है डिलिमिटेशन में। इवन कंस्टिट्यूएंसीज की संख्या को इंक्रीज करना भी डिलिमिटेशन में आता है, हालांकि अभी फ्रीज लगा हुआ है। अब आपके मन में आया होगा, आवश्यकता क्या है, मतलब कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा किया क्यों जाता है? देखो ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है ना किसी कंस्टिट्यूएंसी की, वो घटती बढ़ती रहती है एज कंपेरिजन टू अदर कंस्टिट्यूएंसीज। मतलब एज सच तो हमारा देश जो है, आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। घटने का मतलब रिलेटिवली घटना। जैसे हो सकता है कि 10-20 सालों में ये हो गया हो कि ए कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, 5 लाख ही रह गई, बी की बढ़ के दुगनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए ना। अब ए कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 लाख लोग और बी कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग, तो विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एक बैलेंस होना चाहिए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, सिर्फ एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स हैं, पंजाब में 13 हैं, दिल्ली में 7 हैं, तो क्या सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके बीच में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, या फिर दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी और दूसरी तरफ नागपुर है, महाराष्ट्र की कंस्टिट्यूएंसी है, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें भी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए क्या? देखो, इसका आंसर ये है, कायदे से होनी तो चाहिए, लेकिन इस पर ना फ्रीज लगा हुआ है। फ्रीज क्यों लगा हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखो, क्या हुआ है पिछले 50 सालों में, साउथ इंडिया में तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है। अगर हर एक सेंसस के बाद हम ये बैलेंस स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते ना कि लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन तमिलनाडु में है उतनी ही दिल्ली में होनी चाहिए, या फिर यूपी बिहार की किसी कंस्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए, इसका नतीजा तो ये निकलता यूपी बिहार में तो कंस्टिट्यूएंसीज ज़्यादा हो जाती और साउथ इंडिया में कम हो जाती। तो साउथ इंडिया के लोगों को तो इसका नुकसान हो जाता ना। एक तो उन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, लेकिन बैलेंस करने के चक्कर में अब उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो गई, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम बढ़ी नहीं है रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में। तो ये सोचते हुए ना फ्रीज लगा दिया था सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट करके कि विभिन्न राज्यों में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा ना वो 1971 के सेंसस के आधार पर होगा। समझ रहे हो? बाद में बोला गया था कि 2001 के सेंसस के बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो चेंज की जा सकती हैं, लेकिन 2002 में फिर से अमेंडमेंट आ गया, 84th अमेंडमेंट, और फिर से बोल दिया गया कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना 2031 में होगा, तो उसके आधार पर एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जा सकता है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जाता है ना 2031 के सेंसस के आधार पर। तो फिर साउथ इंडिया वाले जो स्टेट्स हैं ना वो नाराज होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हमने तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में अच्छा काम किया है। हालांकि अब नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन इसकी सजा हमें मिल रही है, हमारे को सीट्स कम मिलेंगी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर आगे बढ़ेगी या फिर हमेशा जो एक्सटेंड कर देती है कि 1971 के सेंसस के आधार पर ही एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा, उसको और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये अब देखेंगे हम आने वाले कुछ सालों में।
लेकिन फिर से बैक टू बेसिक्स आते हैं, ये भी बेसिक ही था वैसे। देखो संविधान का आर्टिकल 82 कहता है हर एक सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट आएगा। आए भी हैं, 52 में आया, 62 में आया, 72 में आया, 2002 में आया। लेकिन आपके मन में यह आया होगा जब बोला गया कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट आएगा, आया तो नहीं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? देखो इसे नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट्स भी तो आई है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, डीलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया था 2001 आते आते। उसके बाद 2002 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस वजह से, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वजह से हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्ट जो है वो नहीं आ सका। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, ये डीलिमिटेशन वाला काम तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करता कौन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम? क्योंकि देखो कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा करना हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको भी पता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन अगर बायस्ड हो मान लीजिए तो वो तो कंस्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से रीड्रा कर देगा ना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होगा, किसके द्वारा गठित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। डीलिमिटेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कमीशन का काम यह होता है पॉपुलेशन के हिसाब से विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को और नंबर्स को डिटरमाइन करना। इसके अलावा यह भी आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सीट्स रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। संविधान देखो ये भी बोलता है डीलिमिटेशन कमीशन ने जो भी अपनी रिपोर्ट दी ना वो फाइनल होती है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देखो काफी सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। देखो जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि आपको भी पता है 2019 से पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू एंड कश्मीर को। तो वहां पे ना जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, उनका डीलिमिटेशन गवर्न होता था संविधान के तहत, भारत का जो संविधान है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबलीज का जो डीलिमिटेशन है ना, वो जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1957 के तहत होता था। मतलब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के लिए अलग सिस्टम, संविधान के थ्रू वाला जो बाकी देश के लिए सेम है, लेकिन स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज के लिए डीलिमिटेशन गवर्न होता था जम्मू एंड कश्मीर का जो 1957 का एक्ट था ना, जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957, इसके तहत। तो जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी 1995 में। बट अब स्पेशल स्टेटस चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में रिवोक कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड भी कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो इस वजह से फिर से आवश्यकता आन पड़ी है कि जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रोसेस स्टार्ट की जाए। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर पूरा स्टेट हुआ करता था ना, इसमें 111 सीट हुआ करती थी, जिसमें से 46 कश्मीर के अंदर आती थी, जम्मू के अंदर 37, लद्दाख के अंदर 4, प्लस में 24 सीट्स दी हुई थी पाक अधिकृत कश्मीर को। लेकिन अब लद्दाख तो अलग हो गया, आपको पता है। तो टोटल जो सीट्स है ना वो इंक्रीज कर दी गई हैं, 107 से इंक्रीज करके 114 कर दी गई हैं। 90 रहेंगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए और 24 रिजर्व रहेंगी पाक अधिकृत कश्मीर के लिए। डीलिमिटेशन की आवश्यकता देखो इसलिए भी थी क्योंकि जब से स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया है ना जम्मू एंड कश्मीर में, तब से प्रोसेस जो है ठप पड़ी है, पॉलिटिकल प्रोसेस चल नहीं रही है। कायदे से वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, लेकिन पिछले 3 सालों से कोई लेजिस्लेटिव असेंबली गठित नहीं की गई है। और डिस्ट्रिक्ट ये जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने की आवश्यकता इसलिए भी थी क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज है ना वो मिलनी चाहिए कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज से। तो कामकाज करना, गवर्नेंस चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना रिलेटिवली और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं जो डीलिमिटेशन आयोग गठित किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। जैसा हमने डिस्कस किया, पहले 107 कंस्टिट्यूएंसीज थी, अब बढ़ा के 114 कर दी गई हैं। तो 7 जो कंस्टिट्यूएंसीज बढ़ी है ना, उनमें से 6 एक्स्ट्रा मिलेगी जम्मू को और 1 एक्स्ट्रा मिलेगी कश्मीर को। तो जम्मू को अब टोटल कंस्टिट्यूएंसीज मिलेंगी 43 सीट्स और कश्मीर को मिलेंगी 47। ये तो हमने बात की असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज की। लोकसभा की बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन ने ना
अनंतनाग और जम्मू की सीट्स की बाउंड्रीज को रीड्रा कर दिया है। रिजर्वेशन की बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट्स को 2 सीट्स दी गई हैं एज ए रिजर्वेशन के तौर पर, मतलब 2 सीट्स रिजर्व रहेंगी कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। इसके अलावा डीलिमिटेशन आयोग ने यह भी रिकमेंड किया है कि जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को में उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जम्मू में आ गए थे पार्टीशन के बाद। इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए, ऐसा डीलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड किया है। उसके बाद कमीशन ने 9 जो असेंबली सीट्स हैं ना वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व करी हैं। लेकिन देखो इन रिकमेंडेशंस को लेकर ना कुछ कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न तो यही है, जब बाकी पूरे देश के लिए डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है ना वो फ्रीज है 2026 तक, और इसी के अकॉर्डिंग फिर जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपना 1957 का जो एक्ट है वो अमेंड कर दिया था। तो जब बाकी देश में फ्रीज है तो जम्मू एंड कश्मीर में क्यों की जा रही है? जम्मू एंड कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कह रही हैं, देखो 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत अब डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, जबकि 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उस पर केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसे नलीफाई कर दे। तीसरा कंसर्न ये है, जो डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है ना वो सही नहीं है, इस पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। जैसे देखो पहले क्या था, कश्मीर की पॉपुलेशन को जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन थी, जम्मू को जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन अब ना चूंकि कश्मीर की जो पॉपुलेशन है ना जम्मू एंड कश्मीर में वो है 56%, लेकिन कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी 52.2%। जम्मू की बात करें, जम्मू की पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन में 43%, लेकिन सीट्स मिलेंगी जम्मू को कितनी 47.8%। तो जम्मू को कम पॉपुलेशन के बावजूद ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स मिल रही हैं आयोग की रिकमेंडेशंस के अनुसार। और नेक्स्ट चीज, कमीशन ने यह जरूर बोला है कि कश्मीरी पंडित के लिए 2 सीट्स रिजर्व होंगी, लेकिन कौन सी सीट? क्या ऑलरेडी जो ये 114 सीट हैं उनमें से 2 सीट रिजर्व होंगी या फिर 2 सीट्स एक्स्ट्रा क्रिएट की जाएंगी? नेक्स्ट चीज, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा जम्मू के पास आ जाएगी, कश्मीर के पास कम रह जाएगी, ऐसा आरोप पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं। सबसे लास्ट में देखो ये जो डीलिमिटेशन प्रोसेस है ना ये सेंसस के आधार पर होती है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में ना डीलिमिटेशन जो कमीशन है ना उन्होंने दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर किया है, जैसे साइज, रिमोटनेस, बॉर्डर के क्लोज एरिया है, इन सब चीजों को भी देख के बाउंड्रीज को रीड्रा किया है। जैसे कमीशन ने देखो राजौरी और पुंछ इनको आपस में मर्ज कर दिया है कश्मीर रीजन की अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी के साथ में, और नई कंस्टिट्यूएंसी को नाम दिया गया है किश्तवाड़ राजौरी। सबसे लास्ट कंसर्न देखो ये है, ये पहली बार होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो स्टेट असेंबली या फिर इस केस में यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने नहीं रखी गई है। तो ये थोड़ा सा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी हो जाता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है कि देखो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का खत्म होना एक प्रकार से रास्ता तैयार है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन के लिए, और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा। तो इलेक्शन जब होंगे तभी तो फिर सिचुएशन नॉर्मल होगी ना, पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट अगर डेट रख देती है कि इस डेट के बाद डीलिमिटेशन का ऑर्डर जो है वो अब इफेक्ट में आ गया है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पोलिंग स्टेशंस को रैशनलाइज करेगा, इलेक्टोरल जो रोल्स हैं उनको रिवाइज करेगा, और मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया है। हालांकि देखो वो भी इलेक्शंस में तो पार्टिसिपेट करेंगे ऐसी उम्मीद है, तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया डीलिमिटेशन से संबंधित है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। जैसा शुरुआत में हमने कहा कि 2 पार्ट्स में आज की डिस्कशन होगी, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो इवनिंग में आएगा। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।